अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस कंपनी को कंप्लीट रिव्यू करेंगे वो है DHPL दाऊद हरकुलस पार्टनर लिमिटेड। ये कंपनी अभी रिसेंटली ही स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हुई है और इस कंपनी का बिज़नेस सेम लाइक एज एंग्रो होल्डिंग है। वो भी इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये भी इन्वेस्टमेंट बैंक है, लेकिन एंग्रो होल्डिंग जो है वो अपनी जो जितनी भी सब्सिडीज़ हैं, जितनी भी स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं उनको होल्ड करती है, लाइक इफर्ट, EPQL, FCEPL, इस किस्म की कंपनीज़ को। DHPL लाइक एंग्रो ही है और एंग्रो का ही पार्ट है, लेकिन ये अदर कंपनीज़ को हैंडल करती है। वो आगे जाके मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये कंपनी किन किन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है या किन किन कंपनीज़ के शेयर्स को अपने पास होल्ड करती है या अदर बिजनेसेस में क्या क्या करती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी की प्रोफाइल पे। कंपनी 2024 में डीमर्ज हुई एंग्रो होल्डिंग से और एंग्रो होल्डिंग ग्रुप अलहदा हो गया और ये वाली कंपनी अलहदा हो गई। पहले ये दोनों का मर्जर था आपस में। अब दोनों के अलहदा होने की जो बेसिक वजह ये थी कि इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम जो DHPL वाले हैं ये अदर कंपनीज़ में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, लाइक म्यूचुअल फंड, लाइक ETF। और ये वाला जो ग्रुप है एंग्रो होल्डिंग वाला ग्रुप, ये प्योरली एंग्रो की जो कंपनीज़ हैं उनको हैंडल करेगा। जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है ना वो दिसंबर में होता है, तो यानी कि ये जो क्वार्टर है जून का क्लोजिंग जो हुई है ये इसके 2 क्वार्टर की क्लोजिंग हुई है। मेन जो बड़ा रिजल्ट आएगा वो दिसंबर की क्लोजिंग पे आएगा, वो मैंने मेंशन कर दिया है कि इसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड है वो दिसंबर है। कंपनी की जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसका होता है फ्री फ्लोट। कंपनी के जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स मार्केट में मौजूद हैं उनमें से फ्री फ्लोट कितने हैं, यानी कि पब्लिक के लिए कितने हैं और उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के पास कितने हैं और अदर कंपनीज़ के पास कितने हैं। तो फ्री फ्लोट मेनली पब्लिक के पास ही होता है या फिर अदर कंपनीज़ के पास होता है, लाइक इंश्योरेंस कंपनीज़, वो बहुत सारे म्यूचुअल फंड इनको बाय कर लेते हैं। लेकिन जो इसमें 70% का फ्री फ्लोट आ रहा है ना उस और वो है मेन ये अदर कंपनीज़ के पास, लाइक म्यूचुअल फंड हो गए, लाइक इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई, लाइक हमारे जैसे रिटेलर पब्लिक वाले हो गए। और 30% पार्ट जो है वो एग्जेक्टिव के पास है, यानी कि DHPL के जो एग्जेक्टिव्स हैं उनके पास है। एक चीज़ मैं इसमें और एक्सप्लेन कर दूं फ्री फ्लोट के लिहाज से। एक तो ये लो वॉल्यूम शेयर है, ज़्यादा इसमें वॉल्यूम नहीं लगता और ये एक लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ होती है क्योंकि जिस शेयर्स में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लगता है वो अक्सर या तो बहुत जल्दी अपर कैप पे होती हैं या बहुत ज़्यादा लोअर कैप पे जाती हैं, यानी कि उसमें एक हलचल सी रहती है। लेकिन जो लो वॉल्यूम शेयर्स होते हैं ना, ये जितनी मर्जी मार्केट में क्रैश आ जाए ये अपनी एक ख़ास किस्म की सिम्त लेके बैठे रहते हैं, ना ज़्यादा सेलिंग आती है ना ज़्यादा बाइंग आती है, क्योंकि इसमें जेन्युइन इन्वेस्टर बैठा होता है। फ्री फ्लोट के लिहाज से एक नेगेटिविटी और एक पॉजिटिविटी, मैं इसको दोनों लिहाज से पॉजिटिविटी में लेता हूँ कि कैसे ये फ्री फ्लोट ज़्यादा होना अच्छा है या कम होना ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो फ्री फ्लोट जितना ज़्यादा कम होगा जिस कंपनी का, वो उतनी ज़्यादा कंपनी अच्छी होगी, उसकी जो मैनेजमेंट होगी वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। और जिसका फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा होगा वो कंपनी उतनी, हम उसे कहते हैं कि ये बेहतर कंपनी परफॉर्म करने वाली नहीं है, क्योंकि इसके तो एग्जेक्टिव ही इसको होल्ड नहीं करना चाहते, तो आम पब्लिक क्या होल्ड करेगी। इसको थोड़ा सा इस तरीके से एक्सप्लेन कर दें मैं इसे क्यों पॉजिटिव लेता हूँ। मैक्सिमम फ्री फ्लोट को मैं क्यों लेता हूँ कि सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कंपनी अगर बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और अगर उसका फ्री फ्लोट भी ज़्यादा है तो मुझे उम्मीद है कि आगे जाकर जब कंपनी का बिज़नेस बहुत अच्छा हो जाएगा तो कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक करेगी, जो कि आजकल बहुत सारी कंपनीज कर रही होती हैं कि वो मार्केट से अपने शेयर्स को बाय बैक करती हैं और जब बाय बैक करती हैं तो उनके रेट्स को ऊपर लॉक लगते हैं और वो रेट्स ऊपर जाते हैं। तो ये पॉजिटिविटी हुई अगर के कंपनी का रियल बिजनेस हो और वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो, तो फ्री फ्लोट जितना मर्जी ज़्यादा हो जाए एक ना एक दिन आके कंपनी दोबारा अपने शेयर्स को बाय बैक कर लेती है। और अगर किसी कंपनी का फ्री फ्लोट बहुत कम हो, लाइक 5%, अभी बहुत सारी कंपनीज ऐसी मैं बताऊंगा आपको कि जिनका फ्री फ्लोट बहुत कम है, 5%, 10%, बहुत सारी कंपनीज ऐसी। अच्छा, इन कंपनी की पॉजिटिविटी क्या है? एक तो इनमें बहुत लो वॉल्यूम होता है, ये ज़्यादा ट्रेडिंग में आती ही नहीं, प्योर इन्वेस्टमेंट आइटम्स होती हैं, ये प्योर इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक होते हैं। लेकिन हमें इनसे ये उम्मीद होती है कि किसी ना किसी दिन वो कंपनी अपने डिविडेंड के साथ बोनस शेयर अनाउंस करेगी, यानी कि मुझे फ्री के शेयर्स मिल जाएंगे बोनस शेयर की सूरत में। बहुत सारी कंपनीज अभी रिसेंटली की है, मारी ने अपना 800% का बोनस दिया, इसके अलावा PNIC ने लास्ट टाइम 50% का बोनस दे दिया, अभी एक फास्ट केबल का रिजल्ट आया उसने भी बोनस शेयर दिए हैं। तो इस तरह जिनका फ्री फ्लोट कम होता है ना, तो उसमें मैंने ये बताने का मकसद ये है कि ज़्यादा फ्री फ्लोट में अगर किसी कंपनी का ज़्यादा फ्री फ्लोट हो वो तब भी पॉजिटिविटी है अगर उसका फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग हो, ग्राउंड पे बिजनेस हो, मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो, उसको रीड किया जाए, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखा जाए
और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे मिलती हैं? कंपनी अपने हर रिज़ल्ट के बाद ट्रांसमिशन रिपोर्ट देती है एक। वो ट्रांसमिशन रिपोर्ट किसी कंपनी की 50 सफ़ों की होती है, किसी की 100 सफ़ों की होती है, किसी की 150 सफ़ों की होती है। जिसने वो ट्रांसमिशन रिपोर्ट पढ़ ली, उसने स्टॉक मार्केट की हर कंपनी को समझ लिया। उसके फिंगर टिप्स पे बिज़नेस होगा स्टॉक मार्केट का। तो ट्रांसमिशन रिपोर्ट को जो है वो आप लोग लाजमी रीड किया करें। मैं अक्सर शेयर करता हूँ उस रिपोर्ट को, और आम पाकिस्तान डाटा पोर्टल की वेबसाइट पे वो मिल जाती है। अभी जितना भी मैं मटेरियल जो आपके साथ शेयर करूँगा वो मैक्सिमम ट्रांसमिशन रिपोर्ट के अंदर से ही मैं शेयर कर रहा हूँ। अब हम कंपनी के रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं, जो कि बेसिक जो मेन चीज़ है इस वीडियो बनाने का, कि कंपनी के रिज़ल्ट को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए और उसके डिविडेंड को कैसे समझा जाए। तो कंपनी का जो इस वक्त इस जो 30 जून का सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट आया, उससे पहले मैं हल्का सा रिव्यू आपको देता हूँ उसके पहले क्वार्टर के रिज़ल्ट का। तो पहले क्वार्टर में कंपनी ने तकरीबन, ये जो स्लाइड पे आपको लिखा आ रहा है, 632 मिलियन रुपए की सरमायाकारी की, यानी कि 632 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए। उस पे जो उन्होंने खालिस मुनाफा कमाया वो 461 मिलियन रुपीज़ था। तकरीबन 70 to 80% अपनी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट से कमा लिया। और इसकी जो ईपीएस हमारे पास आती है वो आती है 0.96। याद रहे ये रिज़ल्ट है अप्रैल का, यानी कि जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का क्वार्टर ख़त्म हुआ था, पहला क्वार्टर इसका, ये उसका रिज़ल्ट है। अब हमने जो करंट रिज़ल्ट की तरफ जाना है वो इसके अलावा है। अब मैं उसका एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये जो 30 जून का हमारा क्वार्टर क्लोज़ हुआ ना, इसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपने फर्स्ट क्वार्टर के साथ देखना है। कंपनी की कारकर्दगी अगर हम देखेंगे कि, और मैंने ये उर्दू में इसीलिए लिया है कि हर आम शख्स पढ़ जाए, सबको अंग्रेज़ी नहीं आती, तो हर आम ख़ास शख्स सब इसको पढ़ सकें। तो पहले में जो पहली स्लाइड में जो मैंने पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट बताया है कि उसमें कंपनी के पास बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन अगर अब आप सेकंड क्वार्टर में आए तो कंपनी ने सेकंड क्वार्टर में तकरीबन 3,292 मिलियन रुपए की सरमायाकारी की है। 3,292 मिलियन रुपए। और उस पर जो खालिस मुनाफा कमाया है वो है 2,231 मिलियन रुपए। तकरीबन 60% के करीब प्रॉफिट कमा लिया। अच्छा, और इसकी ईपीएस कितनी आई? 4.63 रुपीज़ पर शेयर। और पहले क्वार्टर की कितनी थी? 1 रुपया भी नहीं थी, 0.96। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट करती है डिफरेंट जगहों पर। तो इसकी इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उससे पहले मैं आपको हल्का सा ये चीज़ बता दूं कि इस कंपनी ने इस क्वार्टर में तकरीबन 20.5% की आमदनी ज़ाहिर की है अपनी सरमायाकारी के ऊपर। जबकि हम KSE 100 इंडेक्स को देखेंगे ना तो वो 9.1% की तादाद से बढ़ा है, जबकि ये उससे डबल बढ़ा है। तो कंपनी ने KSE 100 का जो पोर्टफोलियो है उसको क्रॉस किया है, उसको बीट किया है। अब हम इस कंपनी की देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट ये कहाँ कहाँ करती है, किन कंपनीज़ में करती है। बहुत सारे हमारे दोस्त शरिया नॉन शरिया वाली गेम जो खेलते हैं और वो कहते हैं कि जी ये कंपनी नॉन शरिया वो होती हैं जो हराम काम करती हैं। तो इसमें मैं ये बताता चलूँ कि जो हराम हलाल का मकसद नहीं होता, वो डेड का मेन मसला होता है मेन शरिया नॉन शरिया में। तो इस कंपनी, ये जो कंपनी है ये किन किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसमें सबसे पहले हमारे पास UBL बैंक। ये UBL बैंक के शेयर्स को अपने पास होल्ड करती है, उसका जो डिविडेंड आता है वो इसको मिलता है। इसी तरह ये मिज़ान बैंक की इन्वेस्टर है। इसी तरह ये सिस्टम लिमिटेड की इन्वेस्टेड है। सिस्टम लिमिटेड जो कंपनी है उसके भी शेयर इसके पास हैं, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करती है। तीसरे इमेज एक पाकिस्तान, आपने ये भी IT सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है और साथ में टेक्सटाइल का काम करती है, वो भी कंपनी इनके पोर्टफोलियो में। इसके अलावा OGDC PPL भी इनके पोर्टफोलियो में है। ये मेन 6 कंपनीज़ हैं जो इनकी इन्वेस्टमेंट का 50% ले जाती हैं, और बाकी और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इनके पोर्टफोलियो में होती हैं। और मेन बिजनेस ये है कि इस कंपनी ने, ये जो DHPL होल्डिंग है जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसने इन डिफरेंट कंपनीज़ के अपने पास शेयर होल्ड किए हुए हैं। और इनके डिविडेंड और कैपिटल गेन, जो इनकी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की टीम होती है वो इनका कैपिटल गेन भी लेती है इनसे, और डिविडेंड तो उसने लेना ही लेना है। ये जब हम रिज़ल्ट देखते हैं कंपनी का, जब वो कंसोलिडेशन रिज़ल्ट होता है और एक अनकंसोलिडेशन रिज़ल्ट होता है, तो वो जब हम वो रिसीट देख रहे होते हैं ना, तो हम उसी वक्त उसको देख के डर जाते हैं कि ये किस किस्म की चीज़ें इन्होंने ऐड की हुई थी। मैं सिर्फ जो रिज़ल्ट देखता हूँ वो सिर्फ उसमें 2-3 चीज़ें जो हाईलाइट होती हैं ना, सिर्फ वो देखता हूँ। सबसे पहले आपने करंट एसेट देखने हैं कि कंपनी के पास करंट एसेट पिछले साल से या पिछले क्वार्टर से कम तो नहीं हुए या बढ़े हैं। करंट एसेट देखें, वो मैंने अभी रिज़ल्ट आपके साथ शेयर कर दिया है, इसी स्लाइड्स के अंदर आएगा। तो उसमें आपने करंट एसेट देखना है। रिज़ल्ट में मेन जो चीज़ देखनी है वो करंट एसेट देखना है। दूसरा आपने देखना है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी जगहों पे इन्होंने की हुई है।
ये 3 हो गए इस पार्ट्स में, इस स्लाइड में ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये 3 चीज़ें हो गई मेन। उसके बाद आपने देखना है कि कंपनी के पास कैश, फ्री कैश उसके बैंक बैलेंस में कितना पड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें उस रिज़ल्ट के एक सफ़े में होती हैं, पूरा रिज़ल्ट देखने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ ये 3-4 मोटी मोटी चीज़ें देखते हैं, आपको सब समझ आ जाती है कि क्या नेगेटिविटी आई है और क्या पॉजिटिविटी आई है। उसके बाद आपने सिर्फ जाके करंट लायबिलिटीज़ देख लेनी है कि कंपनी के ऊपर कोई रीसेंट टाइम में करंट लायबिलिटीज़ तो नहीं खड़ी हुई। अगर तो कुछ खड़ी हुई हैं, या कम हो रही हैं या ज़्यादा हो रही हैं, तो वो रिज़ल्ट पे इफेक्ट करता है। लेकिन वो सब कुछ ये सम अप हो जाता है उसकी ईपीएस के अंदर। अभी जो मैं रिज़ल्ट आपके साथ शो कर रहा हूँ कि पिछली ईपीएस जो थी वो 1 रुपये से भी कम थी और तब भी 90 पैसे का डिविडेंड था। और इस बार ईपीएस जो आई है वो अच्छा खासा इन्होंने बिज़नेस किया और ईपीएस आई है 4.63 रुपीज़ की। मतलब कि एक शेयर के पीछे कंपनी को 4.5 रुपये के करीब बचे हैं, और उसमें से उसने 1 रुपया डिविडेंड की सूरत में दे दिया आपको। अब ये नेक्स्ट हम जो स्लाइड पे जा रहे हैं, इसमें हमारे पास जो है ना क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है। एनुअली इसलिए नहीं आ रहा अभी क्योंकि अभी इसको 2 क्वार्टर तो रजिस्टर्ड हुए हैं स्टॉक मार्केट में। तो पहले क्वार्टर की जो है हमारे पास ईपीएस आ रही है वो 0.96 पैसा आ रही है, और सेकंड क्वार्टर की आ रही है 3.68 रुपीज़। अब इन दोनों को हम जब मर्ज अप कर लेते हैं तो हमारे पास जो ईपीएस आती है ना वो 4.63 आ गई है। यानी कि 6 महीनों के अंदर अंदर कंपनी ने 4.5 रुपये से ज़्यादा कमा लिए हैं, और उसमें से तकरीबन 2 रुपये का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दे दिया। ये कंपनी की सबसे अच्छी बात होती है। मैं सिर्फ डिविडेंड देख के ही कंपनी में घुसता हूँ कि जो कंपनी अपने शेयर होल्डर का हर क्वार्टर में ख्याल रखती है उससे बेहतरीन कोई कंपनी नहीं होती। और इस कंपनी का भी स्टार्टअप है। कंपनियाँ तो 5-5 साल तक नहीं रिटर्न देती, 5-5 साल तक डिविडेंड नहीं देती। और स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ आपको कामयाब करेगी और वो डिविडेंड आपको कामयाब बनाएगा। अगर आप कैपिटल गेन के पीछे भागेंगे तो किसी ना किसी दिन किसी ना किसी शेयर में फंस ज़रूर जाएंगे। इसलिए डिविडेंड के पीछे जाएं। और ये कंपनी ने अपने पिछले दोनों क्वार्टर, जब से रजिस्टर्ड हुई है, दोनों क्वार्टर में जो भी कमाया है उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को ज़रूर दिया है। अब आ जाते हैं हम इसके डिविडेंड अमाउंट पे कि कंपनी ने क्या डिविडेंड अनाउंस किया। तो कंपनी ने 1 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया, जिसकी स्पॉट डेट उसने दी है 1 सितंबर मंडे को, और एक्स डेट है हमारे पास 2 सितंबर ट्यूसडे को। जो इसका डिविडेंड अवेल करना चाहते हैं उन्हें मंडे वाले दिन यानी कि 1 सितंबर 2025 को इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। और जब ये 2 सितंबर को एक्स होके ओपन होगा तो जो भी प्राइस इसकी क्लोजिंग होगी, हमें नहीं पता ये 44 पे क्लोज होता है 43 पे, क्योंकि ये तो मंडे 3:30 बजे ही हमें पता चलेगा। तो जिस भी प्राइस पे क्लोज होता है उससे 1 रुपया ये माइनस होके खुलेगा, क्योंकि कंपनी ने जो डिविडेंड दिया होता है वो उसकी ओरिजिनल अमाउंट से उस दिन की जो स्पॉट डेट की प्राइस होती है उसमें से एक्स होके माइनस होके ओपन होता है। तो जो जिस भी ये रेट पे माइनस हो, मैं इसका डिविडेंड लाजमी लेने जाऊंगा। और मैं इसको, क्योंकि मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड आपको भी साथ शेयर कर लिया कि कंपनी हर तरफ से प्रॉफिट में है, तो इसका डिविडेंड लेना चाहिए। और 1 रुपये का डिविडेंड 40 रुपये के प्राइस पे रिकवर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से चाहे तो वो 1 घंटे में रिकवर कर ले, चाहे तो 1 हफ्ते में रिकवर कर ले। तो डिविडेंड इसका लेने के लिए सब लोग लाजमी जाएँ, जो डिविडेंड लवर हैं, जो लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हैं। तो मेन जो सवाल सबका होता है कि क्या हम इसको महंगा तो नहीं ख़रीद रहे, क्या ये अपनी फेयर वैल्यू पे है कि नहीं है। तो मैं तो कभी इस चीज़ को नोट डाउन नहीं करता कि फेयर वैल्यू है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे शेयर्स होते हैं जो अपनी फेयर वैल्यू से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, क्योंकि उसको सट्टा चल रहा होता है उसमें। तो जो मेन इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज होती हैं उनमें तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती। तो फिर भी आप लोगों के एक माइंडसेट को रिलैक्स करने के लिए कि भाई इसकी सपोर्ट क्या है। तो अभी ये जो किस करंट रेट पे, जो इस रेट पे ये मिल रहा है ना, अभी जो मंडे दिन वाले भी दिन इसी रेट पे होगा, तो वो ये पहली सपोर्ट पे ही मिल रहा है, जो कि बनती है हमारे पास 43.5। इसकी जो मेन रेजिस्टेंस होगी ना, जिसको ये क्रॉस करेगा, वो है 48.5। अगर इसने इसको क्रॉस कर दिया तो फिर ये 70 के अराउंड भी जा सकता है। लेकिन हम अभी वर्स्ट केस देखते हैं कि इसको नीचे आने को देखते हैं कि पहला सपोर्ट हमारे पास है 43.5 की, सेकंड सपोर्ट तकरीबन 40.5 की, और थर्ड सपोर्ट है हमारे पास 37.5 की। इंशाल्लाह ये 37.5 वाली सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा। और ये मैंने कोई 15 मिनट की या शॉर्ट टाइम फ्रेम पे 15 मिनट या 1 आवर की कैंडल या आपको सपोर्ट नहीं बता रहा, ये 4 आवर की सपोर्ट बता रहा हूँ। 4 आवर की सपोर्ट को तोड़ना कोई आसान काम नहीं होता किसी भी शेयर के लिए। उसके लिए बहुत बड़ा सेलर चाहिए, बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ चाहिए। तो उस लिहाज से, हर लिहाज से कंपनी सेव है। फिर भी मैं कहता हूँ
या इस कंपनी को डिविडेंड के लिए होल्ड और एवरेज किया जाए। ये कंपनी नेक्स्ट मल्टी बैगर मेरी नज़र में हो सकती है, जिस तरह मैं सोचता हूँ, जिस तरह मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ। फिर भी आप अपनी रिसर्च खुद भी कर सकते हैं। मैं तो एक जनरल पब्लिक के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरी टीम है, जो मेरे साथ लोग काम करते हैं, उनके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सबको ये कंपनी का ओवरव्यू जो मैंने हल्का सा 3-4 मिनट में देने की कोशिश की है, समझ आ गया होगा। मैं हमेशा जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करता हूँ। मेरी नज़र में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होती। मेरी नज़र में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्वार्टर टू क्वार्टर होती है। मैं पिछले साल से भी रिज़ल्ट कंपेयर नहीं करता, जो कि आमतौर पर रिज़ल्ट कंपेयर कर रही होती हैं कंपनीज़ में। पिछले साल मैं क्वार्टर टू क्वार्टर, अगर एक क्वार्टर में कंपनी का रिज़ल्ट अच्छा आया, वो कंपनी मेरे लिए बहुत अच्छी है। अगर सेकंड क्वार्टर में जाके उसका रिज़ल्ट बुरा आ गया, या उसने डिविडेंड नहीं दिया, या वो नेगेटिविटी उसमें कुछ आ गई है, तो मैं उस कंपनी से थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर लेता हूँ। लेकिन मैंने 30 से 40 कंपनीज़ का एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। उनमें ये पहली कंपनी मैंने कुछ डिटेल में आपके साथ 5-10 मिनट में शेयर करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो मैं अदर कंपनीज़ को एक्सप्लेन करूँगा वो भी इसी तरह ही करूँगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं मैंने पैदा की जैसे लोग कर देते होते हैं। मैंने सिंपल सा कंपनी को ब्रीफ करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझसे पर्सनल में पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मैं देखूँगा और उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।